फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने समझी थी। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके लिए हम लोग कई सारे एग्जांपल्स लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ बच्चों, द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इक्विलिब्रियम is dynamic in nature, right? डायनामिक का मतलब यह है बच्चों कि एक बार जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तब भी रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं हो रही है, उसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन कंटिन्यू रहती है और इस नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं कि द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, राइट? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक हमारे पास इमेजिनरी इक्वेशन है a प्लस b साइन ऑफ रिवर्सिबल c प्लस b, यानी a और b इसके अंदर रिएक्टेंट है और c और d इसके अंदर प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ करूँगा तो टाइम 0, टाइम 10, टाइम 20, टाइम 25, टाइम 30, टाइम 40, 50 एक्सेट्रा, तो हम लोग इजीली गैस कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। लेट्स से कि A जो है वो स्टार्टिंग में 100 मोल पर लीटर है, B जो है स्टार्टिंग में 100 मोल पर लीटर है और C और D जो है वो हमारे कंटेनर में नहीं है, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, इसलिए हमने इसको 0 मोल पर लीटर जो है आपको दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कोई भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है बच्चों, धीरे धीरे यहाँ पे कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगी। हम एज्यूम करते हैं कि ये 100 जो है बच्चों घट के जो है यहाँ पे अराउंड 40 इसमें से उधर चला गया तो 60 मोल पर लीटर बचा है यहाँ पे और B की जो है वो 60 मोल पर लीटर बचा है और C और D जो है यहाँ पे 40 मोल पर लीटर ये बचा है। इसके बाद जब हम इसको रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये 60 जो है बच्चों काफी टाइम के बाद भी चेंज नहीं हुआ और 60 मोल पर लीटर ही रहा और ये भी 60 मोल पर लीटर ही रहा और ये जो है आपका 40 मोल पर लीटर और 40 मोल पर लीटर रहा। तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को हम देखें और हमसे कोई पूछे क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी है, राइट? यहाँ पे जो A है वो 60 मोल के बाद में नहीं डिक्रीज हुआ, B भी डिक्रीज नहीं हो रहा है और C और D जो है फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है। इस रिएक्शन को अगर बच्चों में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये आपका कंसंट्रेशन एक्सिस आ गया और ये आपका टाइम एक्सिस आ गया। टाइम यहाँ पे 0 है बच्चों और 0 पे हमारे पास यानी कि स्टार्टिंग में क्या चीज है, A और B दोनों का कंसंट्रेशन कितना है, 100। हम मान लेते हैं कि 100 का वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है बच्चों तो ये A और B का कंसंट्रेशन कितना पहुंचा, 60 और 60 के बाद में ये और डिक्रीज होना क्या हो गया, बंद हो गया, राइट? यानी A और B का कंसंट्रेशन डिक्लाइन ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझ में आता है? ऐसे ही अगर हम C और D का ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग में C और D कितना था बच्चों, 0, यानी हमें इसको यहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये C और D जो है वो सेम टाइम पे जब A और B 60 पहुंच गया तो C और D कितना है, 40।
अब बच्चों मुझे ये बताइए, ये जो ग्राफ है सी और डी का, क्या ये ए और बी के ग्राफ से ऊपर जाएगा? नो सर, नीचे जाएगा या सेम लाइन पे आ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। यहाँ पे क्यों जा रहा है बच्चों नीचे? ये क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 40 मोल पर लीटर पे ये स्टेबलाइज हो रहा है और ये जो है आपका 60 मोल पर लीटर पे स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन जो है आपको सी और डी की कंसंट्रेशन की दिखाई दे रही है। इसी ग्राफ पे बच्चों हम पॉइंट कर सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे अचीव हुआ है। दिस इज the equilibrium of this particular reaction, right? इस पर्टिकुलर केस से बच्चों एक क्वेश्चन जो है हम लोग और आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इक्विलिब्रियम पे कौन सी चीज ज्यादा है? रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है? रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या है? कम। यानी कि हम ये इजीली कह सकते हैं दिस इक्विलिब्रियम इज फेवरिंग टुवर्ड्स रिएक्टेंट, और इसमें जो है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है। दिस इज नॉट फेवरिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट को फेवर करने वाला इक्विलिब्रियम है। हमको क्या याद करना है स्टूडेंट कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या है कि इवन व्हेन दिस कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, यहाँ पे जब ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी हो गई है तब भी जो है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कंडीशन? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल और है जिसकी हेल्प से साइंटिस्ट ने प्रूव किया लैब कंडीशंस में कि जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक नेचर में होता है। उसमें जो है वो इक्विलिब्रियम के भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन कंटिन्यू रहती है। वी आर गोइंग टू टेक सेकंड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। N2 plus 3H2 sign of reversible to NH3। बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन से अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और इस प्रोसेस को जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट का नाम था मिस्टर हैबर। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए के नाम से भी हम जानते हैं। जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट्स होते हैं उसमें ये रिएक्शन बहुत बल्क में कराई जाती है जिससे कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर वहां पे हो सके, राइट। फिलहाल में ये रिएक्शन हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि इसकी हेल्प से हम ये समझ सकें कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से डायनामिक नेचर में होता है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों मानिए कि हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस है जिसको मैं दो हॉलो सर्कल से दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस है जिसको मैं ये सॉलिड सर्कल से दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे बच्चों तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, जो रिएक्शन का रेशियो है वो 1:3 है, यानी एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन रिएक्शन के लिए चाहिए, राइट। तो 1:3 में ये रिएक्शन हो रही है, ओके। और इसके रिएक्शन से जो अमोनिया बन रही है बच्चों, नाइट्रोजन यानी हॉलो सर्कल और 3 हाइड्रोजन ये बन रहा है इस तरीके से। तो
So this is N2, this is H2, H2, H2 and this is NH3. अब इस रिएक्शंस को लेके कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आप लोग आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर हम शुरू से चले तो क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी स्टार्टिंग, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इसमें घटने वाली है, राइट। अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे जो बार बार चेक किया गया तो ये पता लगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक छोटा सा हिस्सा है, माइनर फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग टू अमोनिया, राइट। और बाकी सारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट रहा, यानी उसका रिएक्शन नहीं हुआ। इस इक्विलिब्रियम को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें बच्चों, ये कंसंट्रेशन आ गया अपना और ये टाइम, जीरो टाइम पे हमारे पास कौन होने वाला है, रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट तो होगा नहीं स्टार्टिंग में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो होने वाला है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से भी कौन ज्यादा है, हाइड्रोजन, तो यानी कि हायर कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन की स्टार्टिंग हुई, ये डिक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज होना बंद हो गया, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, राइट। इसी तरीके से बच्चों नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्योंकि हाइड्रोजन से कम था इसलिए यहां से स्टार्ट किया हमने, इसमें भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ और इसकी भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना बंद हो गई, यानी कि ये भी कांस्टेंट हो गया, राइट। यानी कि इस टाइम पे अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन जो है वो फर्दर डिक्रीज नहीं हो रही, ओके। इसी तरीके से अमोनिया जब बच्चों हम देखते हैं तो अमोनिया की कंसंट्रेशन शुरू में 0 थी, तो ये फिर इंक्रीज हुई और इंक्रीज होके यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गई, ये अमोनिया हो गया। तो अब अगर हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछता है बच्चों, केवल ग्राफ की बेसिस पे अगर हमको आंसर करना हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन सी चीज ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट, यानी ये इक्विलिब्रियम भी जो है वो प्रोडक्ट को ज्यादा फेवर नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने हाई प्रेशर और इतने हाई टेम्परेचर लगाने के बाद भी एक फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है। इस रिएक्शन का यील्ड ज्यादा नहीं होता है, इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन काफी सारे अनयूज्ड रह जाते हैं और एक पार्ट ऑफ दैट ओनली कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया, राइट। अब हमको चेक करना है कि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो गया तो क्या ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभी भी अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या ये अमोनिया अब भी वापस जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जा रही है या नहीं जा रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, क्या ये दोनों रिएक्शन अभी चल रही है या नहीं चल रही है, इसको हमको बच्चों अभी चेक करना है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको चेक करने के लिए इसके अंदर रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को इस कंटेनर में डाला। कब डाला बच्चों, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जब कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई, तब इसके अंदर इस कंटेनर में रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को डाल दिया। अब रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, क्या हमको आइडिया है, एनीबॉडी? देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3, राइट। जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन है वो ज्यादातर 1s1 है, जो हमारे ज्यादातर कंपाउंड्स में पाई जाती है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में होती है। नॉर्मल हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है प्रोट्रियम, राइट। 1s2 को हम कहते हैं हेवी हाइड्रोजन, राइट। इस हेवी हाइड्रोजन को हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी प्रेजेंस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, इसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, DEUTERIUM, ड्यूटीरियम। क्योंकि ये तीनों आइसोटोप हाइड्रोजन के ही हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, यानी जो काम ये वाला हाइड्रोजन कर सकता है वही काम जो है वो
1:2 भी कर सकता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी जो है वो इजीली आइडेंटिफाएबल है, इसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे D2, इसको 1:2 को हम लिखते हैं ड्यूटेरियम यानी D2, इसको इंट्रोड्यूस किया। अब बच्चों हम दो सिचुएशंस को इमेजिन करते हैं, मानो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे स्टॉप हो गई, चल ही नहीं रही है, राइट। तो क्या होने वाला है, ये ड्यूटेरियम जो है वो चुपचाप एक कोने में इस कंटेनर में पड़ा रहेगा। जो अमोनिया बनी है उसके सारे हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मल हाइड्रोजन होंगे, राइट। अगर ये रिएक्शन डायनेमिक है यानी इक्विलिब्रियम लेकिन रुकी नहीं, ये कैरी ऑन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रही है, तो क्या होगा, इस ड्यूटेरियम का भी इस्तेमाल होगा, इट विल आल्सो गेट यूटिलाइज्ड हियर, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, you will get ammonia in which some of the hydrogen must be deuterium. Yes. तो साइंटिस्ट ने क्या चेक किया कि इक्विलिब्रियम यानी जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, जब ये D2 इसके अंदर डाला गया तो यहाँ पे ND1 यानी कि तीनों हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया, NH_D2 यानी कि तीन में से एक हाइड्रोजन तो नॉर्मली रह गया, दो रेडियो एक्टिव आ गए, दो हैवी हाइड्रोजन आ गए। NH2D का मतलब है कि दो तो नॉर्मल हाइड्रोजन है और एक हैवी हाइड्रोजन है। इस हैवी हाइड्रोजन वाली अमोनिया की फॉर्मेशन हमको ये कंफर्म करती है कि इक्विलिब्रियम में भी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई और ये रिएक्शन कंटिन्यू रही। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि हैवी हाइड्रोजन जो है वो हमको इक्विलिब्रियम के बाद भी अमोनिया के अंदर मिला, राइट। सो दिस कंफर्म्स दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम हियर। जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Law of equilibrium and equilibrium constant. This is our next topic, right? बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गुडबर, और एक उनके फ्रेंड थे, उनका नाम था मिस्टर वागे, राइट। तो गुडबर और वागे ने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का जो है वो उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने एक रूल बताया जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर कोई रिएक्शन A प्लस B साइन ऑफ रिवर्सिबल C प्लस D अगर हो रही है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है बच्चों, अगर हम उसको छोड़ के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है आइडेंटिफाई करते हैं और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम A, B, C और D लिखते हैं। यानी A क्या है यहाँ ब्रैकेट में, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। B क्या है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। C क्या है बच्चों, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। और D को जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है दैट इज मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू गुडबर्ग एंड वागे, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ B
divided by concentration of A and concentration of B। यानी कि हम कोई भी रिएक्शन किसी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो उसकी आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो एक कांस्टेंट होगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रूल जो है वो गुडवर्क एंड वागे ने दिया था। बच्चों इस रूल को हमें थोड़ा डिटेल में समझना है और एक एक्सपेरिमेंट जो हमारी बुक में दे रखा है, अगर उसकी हेल्प से समझेंगे तो हमको ये रूल बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा और हम इसकी हेल्प से जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे। राइट, सो आई एम स्टार्टिंग विद वन एग्जांपल। मैं चाहूंगा बच्चों ये जो है आप फॉर्मूला जो है ये फिलहाल लिख लें और उसके बाद में हम एक जो है एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। एक बात अच्छे से समझ लें कि यहाँ पे A B C D जो लिखा है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये स्टार्टिंग कंसंट्रेशन नहीं है। यानी जिस भी वैल्यू से आप स्टार्ट करें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, जो चेंज नहीं हो रही है, वो वैल्यू हम अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो है वैल्यू जो आएगी डिवीजन के बाद में उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। राइट, वी आर स्टार्टिंग विद वन एग्जांपल। Now इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका हम ले रहे हैं बच्चों एग्जांपल 1। राइट, आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है H2 प्लस I2 साइन ऑफ रिवर्सिबल टू HI, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन की वेपर्स का जब रिएक्शन कराया गया तो जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है। इस रिएक्शन में हमको ये कंफर्म करना है कि गुडवर्क एंड वागे का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रूल है वो सही है या उसमें कोई करेक्शन भी हमें करना पड़ सकता है और हम एक बढ़िया सा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रूल निकालेंगे। बच्चों आप देखिए एक टेबल दे रखी है इन्होंने बुक में, टेबल नंबर है 7.2। इस टेबल में इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट्स आ गए, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, आयोडीन की कंसंट्रेशन, HI की कंसंट्रेशन इनिशियल और ये इक्विलिब्रियम यानी कि फाइनल हाइड्रोजन की, आयोडीन की और HI। राइट, मतलब क्या है, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन को डाला, उसको थोड़ी देर के लिए आपने रिएक्शन को प्रोसेस होने दिया। जब वो वैल्यूज चेंज होना बंद हो गई तो जो भी उसका इक्विलिब्रियम वैल्यूज आया कि हाइड्रोजन कितना घट गई, आयोडीन कितना घट गई और HI कितना बढ़ गई, वो वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखी। यानी कि ये साइड ऑफ जो टेबल है, ये वाला साइड है, ये स्टार्ट है, यानी जो वैल्यू आपने अपने हाथ से उसमें डाला, और ये साइड ऑफ टेबल जो है वो आफ्टर सम टाइम है जब इक्विलिब्रियम का स्टेट इसके अंदर अचीव हो गया। राइट, तो देखिए क्या क्या वैल्यूज दे रखा है, ये 2.4 into 10⁻², राइट, दिस इज 1.38 into 10⁻², और HI का वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है, इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन लिया गया, आयोडीन ली गई और HI नहीं था कंटेनर में, यानी इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। अब इसमें H2 कितना हो गया, 1.14 into 10⁻² एंड 0.12 into 10⁻²,
और एच आई हो गया आपका 2.52 इंटू 10⁻²। और बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यूज हैं ये क्वांटिटी नहीं है, ये कंसंट्रेशन है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम में करते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि कंसंट्रेशन और अमाउंट में फर्क नहीं समझते। अमाउंट होगी तो मोल्स होगी, राइट, और कंसंट्रेशन होगी तो मोल पर लीटर होगी। तो यहाँ पे मोल पर लीटर कंसंट्रेशन जो है वो दे रखी है। यानी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जिसमें HI का वैल्यू नहीं था और H2 और I2 से स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यूज मिल गए, राइट। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 2 किया, एक्सपेरिमेंट 3 किया, एक्सपेरिमेंट 4 किया और एक्सपेरिमेंट 5 किया। अलग अलग वैल्यूज से स्टार्ट किया और उसके बाद में देखा कि कितना आपका H2, I2 और HI का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आया। इसके साथ उन्होंने क्या किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट 5 और 6 में H2 0, I2 0 और HI का वैल्यू 3.04 इंटू 10⁻²। ये क्या हुआ, यानी कंटेनर में स्टार्टिंग में कोई हाइड्रोजन आयोडीन नहीं डाली गई, केवल HI डाला गया, राइट। यानी ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश है। जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई आपकी H2I2 = HI, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गई, HI = H2 + I2 बैकवर्ड। यानी जब कोई भी यहाँ पे H2 और I2 नहीं है और केवल HI है, आफ्टर सम टाइम क्या देखा इन्होंने कि भाई केवल HI डालने से H2 भी बन गया, कितना बना 0.345 इंटू 10⁻², और I2 कितना बना 0.345 इंटू 10⁻², और 2.35 इंटू 10⁻², ये आपका HI बन गया, राइट। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक बार फिर किया और उसमें नया वैल्यू लिया, लेकिन H2 और I2 को नहीं लिया और केवल HI को लिया, और उससे इन्होंने जो है वो देखा कि थोड़े टाइम के बाद में H2 और I2 का फॉर्मेशन हो जाता है और HI का वैल्यू क्या होता है, वो कम हो जाता है, राइट। ये सारी टेबल को ले जाने के बाद में इन्होंने एक Kc का वैल्यू जो है वो गुल्डबर्ग और बागी के हिसाब से निकालने का कोशिश किया। इन्होंने फॉर्मूला यूज किया Kc = HI / H2/I। इस फॉर्मूले को यूज करके जो Kc की वैल्यूज आई बच्चों, वो 5 के पांचों एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आई। यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1840, 1610, 1400, 1970 और 790 एंड 1520। तो गुल्डबर्ग एंड बागे ने तो कहा था कि भाई कोई भी रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन से स्टार्ट करो तो उसमें Kc का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमने जब ये वैल्यूज लगाई, कौन सी वाली वैल्यूज लगाई बच्चों, ये वाली वैल्यूज लगाई जो इक्विलिब्रियम वाली, ये वाली। तो हमने देखा कि हर एक्सपेरिमेंट की Kc वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है। तो फिर क्या किया, फिर एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे बच्चों इस फॉर्मूले को करेक्ट किया गया। करेक्ट फॉर्मूला क्या दिया गया, Kc = बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि इसकी बेसिस पे फिर आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग करते हैं। HI का जो भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 टाइम्स I2। अब H2 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, I2 के आगे वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस फॉर्मूले से जब Kc की वैल्यू कैलकुलेट की गई बच्चों, तो यहाँ पे जो नई Kc वैल्यू आई वो दैट इज कमिंग अराउंड 46.4, इन द फर्स्ट केस 47.6, 46.7, 46.4 and 46.4 and so on.
राइट। यानी कि करेक्ट फॉर्मूले की डिस्कवरी जो है वो हो गई कि अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी ध्यान रखना होगा, तभी जो है वो आपका करेक्ट वैल्यू जो है वो आएगी। तो बच्चों एक बार फिर से हम करेक्ट डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। और जो इम्पोर्टेंट बात हमने लर्न करी है, सबसे पहली बात तो ये याद करी हमने कि कोई सी भी कंसंट्रेशन से हम स्टार्ट करें, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच सकती है, पहुंचेगी। देयर इज नो सच थिंग कि पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट करना है, कोई वैल्यू चेंज भी करें तब भी इक्विलिब्रियम जो है वो पहुंचेगा और वो वैल्यू जो है जाके कांस्टेंट होगी। दूसरी बात जो हमने लर्न करी है कि अगर हम इक्विलिब्रियम की वैल्यूज को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो हमको इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी उसकी एक्सपोनेंशियल में ले जाना पड़ेगा, पावर्स में ले जाना पड़ेगा, तभी वैल्यूज हमारी सेम आती है। अगर बच्चों आपको ये समझ आया है तो कुछ इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं, उसका केसी वैल्यू का एक्सप्रेशन आप लिखने का कोशिश करिए। जैसे सबसे पहले ये हैवर्स प्रोसेस N2 plus 3H2 is equal to 2NH3। अगर ये रिएक्शन है तो इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? आप लिखिए और लिख के मुझे बताइए। What will be the Kc expression for this? बोलिए जोर से। सर NH3 power 2 हाँ बैठे रहिए बेटा। हाँ and Kc is equal to, हाँ जोर से बोलिए, NH3 power 2 NH3 raised to 2 and 2 N2 H2 H2 power 2 raised to 3। अच्छा आपने ब्रैकेट लगाए हैं नहीं लगाए? लगाए हैं। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हो गया? ये कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास है ये, राइट। ये जो है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। ओके अच्छा एक बात और बताइए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम में लिख के आऊँ वेयर NH3 इज, तो यहाँ इसके आगे आप क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे जो आप वैल्यू लगाने वाले हैं वो क्या है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। 2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट, बताइए क्या? equilibrium एट इक्विलिब्रियम। यानी ये स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है बच्चों, ये कौन सी कंसंट्रेशन है? इक्विलिब्रियम, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे N2 and H2 are concentration at equilibrium, right? न्यूमेरिकल में बस यही ध्यान देना होता है कि वो स्टार्ट करते हैं कि भाई इतनी वैल्यू स्टार्टिंग में थी और इतनी हो गई, तो उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लगा के ही हम केसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए। NH3 plus O2 is equal to 4NO plus 5H2O। यानी 4 नाइट्रोजन यहाँ डाला तो चार दिया 12 और 12 का मतलब हो गया ओके, दिस इज 6 times 12 and 6 4 10। हाँ 4NH3 plus 5O2 is equal to और साइन ऑफ रिवर्सिबल 4NO plus 6H2। एक बार चेक कर लीजिए बच्चों कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, राइट। 4 नाइट्रोजन 10 ऑक्सीजन 4 plus 6 10 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सब 12 इसका केसी एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? केसी इज
बताइए तो concentration of NO का कंसंट्रेशन रेज टू 4 H2O का कंसंट्रेशन रेज टू 6 और अमोनिया का कंसंट्रेशन रेज टू 4 एंड O2 का कंसंट्रेशन रेज टू 5। यहाँ पे भी एक बार फिर से हमें डिफाइन करना होगा कि where Kc is equilibrium constant, right? NO is mole per liter concentration of NO at equilibrium. Bracket H2O is mole per liter concentration of water at equilibrium and so on. बच्चों आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं और उनके रिलेशंस भी हम लोग समझना होगा। जैसे ये रिएक्शन H2 plus I2 is equal to 2HI गैस गैस गैस। तो Kc वैल्यू क्या बनी इसकी? HI raised to 2 H2 and I, राइट। इस रिएक्शन का अगर मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन ले लिया, तो 2HI साइन ऑफ रिवर्सिबल H2 प्लस I, यानी इसको मैं समझता हूँ कि Kc डैश है। तो Kc डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? H2 I2 HI होल स्क्वायर। अब टीचर ये पूछना चाहता है कि Kc और Kc डैश का रिलेशन क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं क्या? क्या कि अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ 1 Kc हो जाएगा तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी Kc is equal to 1 upon Kc dash, और you can also say Kc dash is equal to 1 upon Kc, राइट। ये आपकी बुक में दे रखा है, कई सारे इस पे प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम्पल में आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। इसके साथ बच्चों एक और एग्जाम्पल है कि अगर ये रिएक्शन जो हमें ऊपर दे रखी है जिसका हमने Kc वैल्यू लिख रखा है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें, यानी कि हाफ H2 प्लस हाफ I2 साइन ऑफ रिवर्सिबल HI, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2HI क्या होगा? यानी ये आपका HI आ जाएगा, राइट। तो क्या बना ये? Kc डबल डैश इज इक्वल टू HI अपॉन H2 raised to 1/2 I2 raised to 1/2। अब बताइए तो ये Kc डबल डैश और इस Kc में क्या रिलेशन बना बच्चों? सर Kc is equals to 1 upon नहीं सर Kc is equals to इधर आया Kc की पावर 1/2। Kc is equal to Kc डबल डैश, ये वैल्यू जो है इस पूरे को अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा? यानी Kc डबल डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Kc, या हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं Kc डबल डैश इज इक्वल टू Kc रेज़ टू 1/2। But now we are starting some examples, some problem based on equilibrium constant, right? And we will solve it on the board. Beta, you can read this problem. The following concentration were obtained for the formation of NH3 from N2 and S2 at equilibrium. बेटा सबसे पहले N2 और H2 की रिएक्शन से क्या बन रहा है? NH3। क्या रिएक्शन दे रखी है इसमें? नहीं दे रखी है। नो सर नहीं, तो रिएक्शन बच्चों हमें खुद बैलेंस करनी होगी। N2 plus 3H2 is equal to 2NH3। अब दोबारा से पढ़िए इस क्वेश्चन को। The following concentration were obtained for the formation of NH3 from N2 and S2 at equilibrium. हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो अंडरलाइन करने लायक है, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो कंसंट्रेशन वैल्यूज दे रखी है वो स्टार्टिंग वैल्यूज नहीं है बच्चों, वो दे रखी है एट इक्विलिब्रियम।
तो यहाँ पे N2 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है एट इक्विलिब्रियम 1.5 into 10 क्या raised to -2 और यूनिट m m का मतलब होता है मोल पर लीटर। अच्छा और H2 का वैल्यू कितना दे रखा है 3.0 into 10 raised to -2 मोल पर लीटर और NH3 का कितना दे रखा है 1.2 into 10 raised to -2 मोल पर लीटर। यानी हमको ये सारी कंसंट्रेशन बच्चों इक्विलिब्रियम में दे रखी है और हमको केवल Kc का फॉर्मूला लिखना है और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड द आंसर राइट। टेम्परेचर भी दे रखा है टेम्परेचर इस केसेस में बच्चों कोई यूज नहीं होता है। टेम्परेचर केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए होता है, हमें केवल कंसंट्रेशन लगाना है। Kc के फॉर्मूले में टेम्परेचर का कहीं कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर का यूज बस यही है कि नेक्स्ट कहीं क्वेश्चन देंगे अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू सारी ही चेंज होगी, लेकिन Kc का वैल्यू फिर भी हमारा वही का वही आएगा राइट। सो Kc क्या है इसके अंदर NH3 का होल स्क्वायर N2 H2 राइट। यानी कि अमोनिया का होल स्क्वायर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, हाइड्रोजन का आपका क्यूब राइट एंड हाइड्रोजन रेज़ टू 1। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर। अमोनिया इज 1.2 into 10 raised to -2 whole square divided by nitrogen is 1.5 into 10 raised to -2 and hydrogen is 3 into 10 raised to -2 raised to 3 राइट। ओपन करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1.2 into 1.2 into 10 raised to -4 -2 का स्क्वायर किया -4 हो गया। 1.5 into 10 raised to -2 into 3 into 3 into 3 3 3 the 9 9 3 the 27 into 10 raised to -2 2 2 -6 राइट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा Kc का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा राइट। कितना दे रखा है Kc का वैल्यू 1.06 into 10 to the power 3 राइट। 1.606 into 10 raised to -3 ये Kc का +3 है प्लस राइट। सो दिस इज हाउ कि बहुत इजी प्रॉब्लम था। आगे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे रखी होगी और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमको कई बार निकालनी पड़ सकती है। मैं एक ऐसे ही प्रॉब्लम इमेजिनरी सा प्रॉब्लम मैं आपको बच्चों प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको निकालने का कोशिश आप करिए प्लीज। क्या करते हो? बच्चों हम एक इमेजिनरी रिएक्शन ले रहे हैं A plus 2B is equal to AB2, यानी ये कोई रिएक्शन है राइट। इसके लिए हमको स्टार्ट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो A की 10 मोल पर लीटर, B की 20 मोल पर लीटर और इसकी 0 मोल पर लीटर दे रखी है राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिया तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है राइट। अब एक लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम A is found to be 8 mole per liter. Please find Kc वैल्यू। अब बच्चों इन्होंने कहा कि A जो है इक्विलिब्रियम पे कितना मिला 8 मोल पर लीटर और Kc वैल्यू पूछ रहे हैं। अब सारे बच्चे चक्कर खा रहे हैं कि अरे इन्होंने तो B का वैल्यू भी नहीं दिया और AB2 का वैल्यू भी नहीं दिया, तो हम कैसे निकालेंगे इससे राइट। सब कुछ दे रखा है बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज यूज करने हैं और हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको एक स्टोइकियोमेट्री को यूज करना आना चाहिए। जैसे
अगर हमारे पास इनिशियली ए मोल पर लीटर है, हम नंबर्स नहीं लिख रहे, हम कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बी जो है वो बी मोल पर लीटर है, और ये जो है हमारे पास 0 है, राइट। तो एज पर द रेशियो, अगर एक ए यूज होता है तो बी कितने यूज होंगे, और अगर एक ए यूज होता है तो ए भी 2 एक ही बनेगा। यानी ए में से अगर एक्स अमाउंट चली गई, रिएक्ट कर गई, तो माइनस में लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि ये ए में से चली गई, तो बचेगा कितना, ए माइनस एक्स। तो बी में से कितनी अमाउंट जाएगी, 2x। बी में से जाएगी 2x, क्योंकि ए का डबल जो है वो कम होने वाला है बी में, राइट, b माइनस 2x। और a भी 2 कितना बनने वाला है, x वैल्यू। अगर ये बात आपने समझ ली तो सारी प्रॉब्लम हो गई आपकी सॉल्व। और यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बना, a माइनस x हो गया a का, b माइनस 2x हो गया b का, x वैल्यू हो गया a भी 2 का। अब ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ लगाएंगे बच्चों तो देखिए स्टार्टिंग में कितना था 10, यानी a वैल्यू कितना हो गया 10, इक्विलिब्रियम में कितना हो गया बच्चों 8, एंड इक्विलिब्रियम ये हो गया 8। यानी बच्चों 10 में से कितना कम हो गया आपका, 10 बन गया 8, यानी कम कितना हुआ 2, यानी कि अगर ये 2 कम हुआ है तो ये कितना कम होगा 4। यानी यहाँ से 10 में से हमने घटाया 2, तो इसमें से 20 में से घटाएंगे हम 4, तो ये कितना होगा 16 मोल पर लीटर। यस सर। और Ab2 कितना बनेगा बच्चों 2, जितना हमारा कम हो रहा है उतना ही ये 2 मोल पर लीटर, राइट। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A की कितनी आई, 8 मोल पर लीटर गिवन है। अगर ये 8 है तो ये कितना हो गया 16, और Ab2 कितना हो गया 2। अब अगर आप Kc वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे तो Kc इक्वल टू Ab2 स्क्वायर ब्रैकेट a और b का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका Ab2 कितना है 2 और डिवाइडेड बाय 8 into 16 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 8 into 16 into 16। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर Kc वैल्यू, राइट। अच्छा एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, और इसी तरीके की प्रॉब्लम आपको काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। अगर आप नीट की या IIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और CBSE में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। हमें अब ये रेशियो यूज़ करना है 1:2:1, राइट। यानी A में से जितना भी कम होगा B का उसका दुगना कम होगा। अगर ये 10 जो है वो इक्विलिब्रियम पे 8 बन जाता है तो कम कितना हुआ 2। अगर ये 2 से कम होगा तो B कितने से कम होगा 4। तो ये 4 कहाँ गया बच्चों, 4 बन गया प्रोडक्ट, तो बचा कितना 16। यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन B की हो गई 16 और B की हो गई 8। अब जितना ये A कम हो रहा है उतना ही B बन रहा है, कितना कम हुआ 2, तो ये बन गया 2 मोल पर लीटर। जितना B कम हो रहा है बच्चों उसका आधा ही Ab2 बन रहा है, यानी अगर ये 2 है तो ये कितना है 8, तो B कितना कम हुआ 4, तो Ab2 कितना बना 2। किसी भी तरीके से देख लीजिए आप, तो यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन Ab2 की आई 2, B की आई 16 और A की आ गई 8। इससे हमारा ये Kc वैल्यू निकलना है। इसी तरीके की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities.